आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस मैनेजमेंट में इन्वायरमेंट एनालिसिस एंड डायग्नोसिस के बारे में बताऊंगी। इन्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने पहले क्लास में पार्ट 1 में पढ़ लिया है कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है। आज के क्लास में हम देखेंगे टू नो अबाउट इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड टू नो अबाउट स्वॉट एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस में ही स्वॉट एनालिसिस है, तो इसका भी अध्ययन इसके साथ साथ हम करेंगे डिटेल में। चलिए देखते हैं इन्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस, यहाँ दो वर्ड दिख रहे हैं आपको। पहला है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से ही बना है इन्वायरमेंटल, इसको इन्वायरमेंट एनालिसिस भी लिख सकते हैं। तो इन्वायरमेंट और दूसरा एनालिसिस। इन्वायरमेंट के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, हिंदी मीनिंग है इसका विश्लेषण। और विश्लेषण का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी चीज का एनालिसिस करना, कोई वस्तु है, जैसे ये स्टिक है, इसका एनालिसिस करना, या ये एक प्रोजेक्टर है, इसका एनालिसिस करना। तो किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं तो हम उसमें ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसमें पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, उसका अवलोकन करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांचते हैं उसको, फिर इवेल्युएट करते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये स्टेप आते हैं एनालिसिस में। तो वही हम पढ़ेंगे कि जो इन्वायरमेंट है उसका एनालिसिस कैसे करें। इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में जैसे हम जाने थे कि सोशल फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं, लीगल फैक्टर होते हैं, कंपटीटर, कस्टमर, सप्लायर, ये इन सारे का हम क्या करते हैं? एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं। इनको ऑब्जर्व करते हैं और इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं कि कैसे हम मार्केट में आए। चलिए देखते हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज ए स्ट्रेटेजिक टूल। ये क्या है? एक स्ट्रेटेजिक टूल है। इट इज ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट हैं, जैसे इंटरनल एलिमेंट है जो वो क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्लान, पॉलिसी, वहाँ के एम्प्लॉय, वहाँ की मशीनरीज, तो ये है इंटरनल एलिमेंट। एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीटर हो गए, कस्टमर हो गए आपके, ये एक्सटर्नल फैक्टर है या एक्सटर्नल एलिमेंट है। विच कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, जो क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। द एनालिसिस इंटेल्स असेसिंग द लेवल ऑफ थ्रेट और अपॉर्चुनिटी। क्या करते हैं? द एनालिसिस, ये जो एनालिसिस हम क्यों करते हैं? हम अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को इसमें क्यों पहचानते हैं, या हम एनालिसिस क्यों करते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल एलिमेंट है और एक्सटर्नल एलिमेंट है, तो उनका एनालिसिस क्यों करते हैं हम? किस लिए करते हैं? क्या करने के लिए? थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को दूर करने के लिए और अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए, जो अवसर है उसका लाभ उठाने के लिए ऐसा करते हैं। द फैक्टर्स माइट प्रेजेंट these evaluations are later translate into the decision making process। कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी निर्णय करना हो, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करते हैं। बिना स्वॉट एनालिसिस किए अगर कोई निर्णय ले लेते हैं या प्लानिंग कर लेते हैं तो वो सक्सेस नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा द एनालिसिस हेल्प्स अलाइन स्ट्रेटजीज विद द फॉर्म्स इन्वायरमेंट। ये क्या करता है? हेल्प करता है क्या करने में? स्ट्रेटजी बनाने में या प्लानिंग करने में। हम पढ़ रहे हैं कि इसका चैप्टर है, मेन चैप्टर कारपोरेट प्लानिंग, इसी में आपका टॉपिक आया है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। तो कारपोरेट प्लानिंग तभी संभव है जब हम किसी भी फर्म का क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं कि जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट क्या है या फैक्टर क्या है जो क्या कर रहे हैं? उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट यूज्ड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट इन द पेस्टल एनालिसिस। इसको जब हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं इसको डिटेल में कहते हैं पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल इन द सेंस पॉलिटिकल फैक्टर, पहला है पी डिनोट करते हैं पी को पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल फैक्टर है यानी राजनीतिक फैक्टर। जैसे हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, इंडिया की गवर्नमेंट हर 5 साल बाद चेंज होती है, तो क्या होता है? इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं। गवर्नमेंट चेंज होने के साथ साथ कई सारी पॉलिसी चेंज होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, कई तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होती है, एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, इस तरह की सभी पॉलिसी में कुछ न कुछ चेंज होता है गवर्नमेंट चेंज होने के साथ साथ। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर है जो क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर भी प्रभावित करता है। जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या हो गई, देश में इस समय बेरोजगारी की समस्या है,
तो बेरोजगारी की समस्या से क्या, इससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। कहीं अगर डेमोग्राफिक में हम देखें तो इकोनॉमिक्स से इसको रिलेट करें तो अगर जिस एरिया में इनकम कम है तो वहां हम उनके कस्टमर के इनकम के अकॉर्डिंग ही बिजनेस करेंगे। नेक्स्ट है क्या, सोशल फैक्टर जो प्रभावित करते हैं। जो कस्टमर है वो क्या है, समाज में रहता है, तो कस्टमर समाज में रहता है, इसलिए हमको क्या देखना होगा, हमको कोई भी बिजनेस करने से पहले जो सोशल फैक्टर है उनको ध्यान में रखकर वो बिजनेस स्टार्ट करना होगा या उस बिजनेस के लिए प्लानिंग करनी होगी। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, डे बाय डे टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम इसको कैसे, इसका एनालिसिस करें, इसका स्टडी करते रहें कि जैसे कि पहले क्या होता था कि एक 10 लोगों का काम एक कंप्यूटर का काम 10 लोग करते थे। आज जब कंप्यूटर बन गया तो क्या हुआ, उन 10 लोग की जगह एक कंप्यूटर काम करता है। तो क्या हो, टेक्नोलॉजी आ गई, तो क्या हो रहा है, इससे प्रभावित हो रहा है बिजनेस, कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर, अगर कोई भी डिसीजन लेना हो या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करना, किसी भी तरह का वर्क करना हो, क्या लीगल फैक्टर बहुत प्रभावित करता है कि हम कोई भी मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकता। क्योंकि आपको मैं डिसीजन मेकिंग में बताई थी कि उसमें वो लीगल होना चाहिए, जो भी निर्णय है वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अगर वो लीगल नहीं है तो उसको मानने से जो एम्प्लॉय है वो इनकार कर देंगे या वो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उनको चुनौती भी दे सकते हैं या उस काम को करने के लिए इनकार कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बिजनेस का इन्वायरमेंट प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में वही सेम आपका एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर जो सारे फैक्टर आ जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं कि जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, किसी का भी एक इंडिविजुअल का एनालिसिस करना हो या एक बिजनेस का एनालिसिस करना हो, हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। आपको अपना एनालिसिस करना है कि आपके अंदर क्या आपकी शक्तियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या आपके पास अवसर है, किसका लाभ उठा सकते हैं और उस अवसर का लाभ उठाने के लिए क्या क्या कठिनाइयां हैं। अगर आप इतना एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे आप कुछ करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। चलिए देखते हैं इसमें। An environmental analysis is usually conducted as a part of analysis of strength, weakness, opportunity and threats। ये SWOT है। SWOT एनालिसिस अगर आप कर लेते हैं और उसके बाद कोई काम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो उसमें आप सक्सेस होंगे, क्योंकि आपने उस सबसे पहले क्या किया है, SWOT एनालिसिस कर लिया है कि आप अपने बारे में पूरी तरह जान गए हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको 4 भागों में बांटते हैं और इसका फुल फॉर्म देखते हैं। यस फॉर क्या, स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, T फॉर थ्रेट्स। अब स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, क्या उसकी योग्यताएं हैं, क्या क्षमताएं हैं उसकी। नेक्स्ट है देखिए वीकनेस, कॉम्पिटिटिव डिफिशियंसीज, उसकी क्या कमियां हैं कंपटीशन को लेके। इस कट थ्रोट कंपटीशन में बिना SWOT एनालिसिस के कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी बिजनेस डेवलप नहीं हो सकता। तो हम क्या कहें, कॉम्पिटिटिव डिफिशियंसी, ये वीकनेस में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, इसमें देखेंगे हम फेवरेबल फैक्टर्स कि फेवरेबल हमारे फेवर में क्या क्या फैक्टर है, इनका एनालिसिस करना अपॉर्चुनिटी एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट है थ्रेट्स, अनफेवरेबल फैक्टर, जो थ्रेट्स यानी कठिनाइयां, अनफेवरेबल जो फेवर में नहीं है। अब उसी SWOT को हम 2 भागों में बांट देते हैं। उस SWOT को 2 भागों में बांटते हैं हम, एक यस और W को। ये है SWOT। SWOT में यस और W जो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये क्या है हमारे इंटरनल फैक्टर जिनका हम एनालिसिस करते हैं। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये क्या है, बाय एनवायरमेंट है आपके, एक्सटर्नल है। तो ये इंटरनल और ये अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल। यहां देख रहे होंगे आप कि ये स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये इंटरनल असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स
एक्सटर्नल असेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं कि इंटरनल ये कैसे है, स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल कैसे है। स्ट्रेंथ यानी शक्तियां एक ऑर्गेनाइजेशन के, या आप अपना लीजिए कि आप अपने शक्तियों का पता लगाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज है, क्या क्या क्षमताएं हैं। एक बार आप देखेंगे जैसे आप गाने में बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो ये सब क्या है, आपके स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या क्या हो सकती है, हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है, इसी तरह हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। तो वो कमजोरी क्या हो सकती है आपकी, अगर आप देखते हैं जैसे आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी में या कहीं बाहर जाके आप पढ़ सकें, तो इस तरह से आप आपकी फैमिली के पास इतना इनकम नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो ये सब क्या है, कमियां हैं। तो इसी तरह एक बिजनेस के भी स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं। तो एक बिजनेस में क्या क्या उसके स्ट्रेंथ हो सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, यानी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें पर्याप्तता है, मतलब प्रोडक्शन टाइम पे हो जाता है और जितना चाहिए उतना हो जाता है। नेक्स्ट है स्किल्ड वर्कफोर्स। उनके पास क्या है, उनका स्ट्रेंथ है कि उनके पास स्किल्ड वर्कफोर्स है, मतलब जो भी वर्कफोर्स, जो भी एम्प्लॉय उनके यहाँ काम करते हैं वो स्किल्ड है, उनके पास सारी क्वालिटी है जो एक एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है गुड मार्केट शेयर। उनका शेयर भी क्या है, मार्केट शेयर भी गुड है, अच्छा है। नेक्स्ट है क्या, स्ट्रॉन्ग फाइनेंसिंग। उनके पास कैपिटल भी बहुत ज्यादा है। ये सारे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, ये एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इतने सारे स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, स्किल्ड वर्कफोर्स, गुड मार्केट शेयर, स्ट्रॉन्ग फाइनेंसिंग, सुपीरियर रेपुटेशन। तो इस तरह से ये इनके क्या है, स्ट्रेंथ है। वीकनेस देखेंगे क्या क्या वीकनेस हो सकता है, जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये स्ट्रेंथ है तो उसकी वीकनेस भी कुछ होंगी। वीकनेस क्या क्या है, जैसे आउटडेटेड फैसिलिटी, यानी जो पुरानी है, अप्रचलित है, वैसी फैसिलिटी दी जाती है, पुरानी फैसिलिटी है, वहां अप्रचलित सेवाएं हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट R&D। इनएडिक्वेट मतलब जो भी वहां का रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य है वो इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट फॉर्म में नहीं है, यानी व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजीज, वही पुरानी टेक्नोलॉजी है, वहां नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये वीकनेस है उस ऑर्गेनाइजेशन की। उस ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग तो ज्यादा होता है, स्किल्ड वर्कफोर्स भी है, जो वर्कफोर्स है वो भी स्किल्ड है, गुड मार्केट शेयर, उनका मार्केट शेयर भी गुड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाइनेंसिंग है, उनके पास कैपिटल भी ज्यादा है, लेकिन उनकी वीकनेस क्या है, वो आउटडेटेड फैसिलिटीज एक प्रोवाइड करते हैं, इनएडिक्वेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजीज, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। वीक मैनेजमेंट, वहां का जो मैनेजमेंट है वो क्या है, वीक है, कमजोर है। नेक्स्ट है पास्ट प्लानिंग फेल्योर, जो भी उनकी प्लानिंग थी पास्ट की वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो इस तरह से ये उनकी वीकनेसेस हैं। आते हैं अपॉर्चुनिटीज पे। हमने क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अपना स्ट्रेंथ देख लिया और वीकनेस देख लिया। जो वीकनेस है वो क्या है, वो बुरी चीज नहीं है, वीकनेस बहुत अच्छा है कि उस वीकनेस को कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वीकनेस को जाने और उसको क्या करे, उसको दूर करे, स्ट्रेंथ के द्वारा ही उसको क्या करे, दूर करे, स्ट्रेंथ को और बढ़ाए और वीकनेस को दूर करे। नेक्स्ट देखेंगे अपॉर्चुनिटीज, यानी अपॉर्चुनिटी क्या क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। अपॉर्चुनिटी ये है कि पॉसिबल न्यू मार्केट्स, उसके पास नए मार्केट अवेलेबल हैं, पॉसिबल है कि वो क्या करे, अपना नया मार्केट बना सके। मतलब एक मार्केट में अगर वो नहीं अपना अच्छा कर पा रहा है तो दूसरे मार्केट में कर सके। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, उसके पास अवसर है कि वो क्या कर सके, स्ट्रॉन्ग, अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सके। नेक्स्ट वीक मार्केट रिवेल्स, जो मार्केट है उसमें जो जहां वीक मार्केट है उस पे वो फोकस कर सकता है। जहां कमजोर, हमेशा हम क्या करते हैं, एक कमजोर मार्केट है वहां, जैसे हम हमेशा कोई हमको बिजनेस करना है तो हम ये सर्च करते हैं वहां किस चीज का मार्केट वीक है, किस चीज का शॉप नहीं है, तो वो शॉप हम खोल दें। तो इस तरह से ये अपॉर्चुनिटीज हैं उसके पास। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसके पास क्या है कि वो नई टेक्नोलॉजीज ला सके, ये भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है। ग्रोथ ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट, वो क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में भी ग्रोथ अपना कर सके, ये अपॉर्चुनिटी है कि कुछ अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी फीचर्स ऐड करके या कुछ गिफ्ट या सैंपल प्रमोशन के तौर पे, प्रोडक्ट प्रमोशन के तौर पे वो अपने मार्केट में, पुराने मार्केट में क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। ये उसके पास क्या है, अवसर है।
अब आते हैं व्हाट आर आवर थ्रेड्स, उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रेड्स के बारे में, कठिनाइयों के बारे में। जहां अपॉर्चुनिटी है वहां थ्रेड्स भी हैं। जहां एक बिजनेस में कहते हैं बिजनेस क्या हुआ, रिस्क से भरा हुआ है, तो रिस्क से भरा हुआ यानी उसमें कठिनाइयां हैं। कठिनाइयां क्या क्या हैं देखते हैं। न्यू कंपटीटर्स, अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और अचानक आपको नहीं पता था उस समय कि आपने एनालिसिस किया था मार्केट का कि उस समय कंपटीटर नहीं है आपके, बट जैसे ही आपने स्टार्ट किया अपना बिजनेस वैसे ही कई कंपटीटर आ गए। तो कई कंपटीटर आ गए तो आप क्या कर सकते, कंपटीटर को भगा नहीं सकते मार्केट से, लेकिन उनका एनालिसिस करके कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनसे आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपके पास रिसोर्सेज की मात्रा में शॉर्टेज है, कमी है, ये क्या है, कठिनाइयां हैं कि रिसोर्सेज जो भी है, रिसोर्स जैसे इस समय है क्या कि रिसोर्सेज आप नहीं मंगा पा रहे हैं बाहर से, तो क्या है, ये कठिनाई है। आपका सामान बिकेगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन वो मंगा नहीं पा रहे हैं आप। नेक्स्ट क्या है, चेंजिंग मार्केट टेस्टेस। डेली कस्टमर का टेस्ट बदलता है, डिमांड बदलती है उनकी, तो ये भी क्या है, थ्रेड्स है, कठिनाई है। आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया एक, लेकिन कठिनाई क्या आ गई, मार्केट में कस्टमर की डिमांड बदल गई, कस्टमर का टेस्ट बदल गया, तो वो क्या है आपके लिए अब थ्रेड्स है, कठिनाई है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू रेगुलेशंस। नए नए रेगुलेशन आ गए, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गई, लाइसेंसिंग लेना हो सकता है, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया उस पर गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग लगा दिया हो, तो अब लाइसेंस लेने में आपको कठिनाई होगी, तो इस तरह से न्यू रेगुलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। आपने जब स्टार्ट किया था बिजनेस, तो आप जो जिस प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट किए थे उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, यानी सेम उसके जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं था मार्केट में, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, सेम प्रोडक्ट आ गया, अब आपका मार्केट या आपके प्रोडक्ट का सेल्स गिरने लगेगा। तो इस तरह से ये कठिनाइयां, अगर आप समय से इनका एनालिसिस कर लेते हैं, इन सभी का स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एक टेक्निक है क्या करने का, इन्वायरमेंट एनालिसिस करने का। स्वॉट एक टूल और टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट का, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं। तो ये रहा हमारा स्वॉट एनालिसिस। अब देखिए इन्वायरमेंट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है, यहाँ आप देखेंगे कि जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस है वो क्या है, एक टूल है इन्वायरमेंट डायग्नोसिस का, कि अब हम कैसे उस इन्वायरमेंटल एनालिसिस के द्वारा जो हमको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स पता लगा, तो हम कैसे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जैसे वीकनेस और थ्रेट्स, इनको कैसे हम दूर करें, वीकनेस को कैसे दूर करें, थ्रेट्स को कैसे दूर करें, कठिनाइयों का कैसे सामना करें। तो ये चीजों यही करना ही क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट डायग्नोसिस। कैसे करते हैं ये, इन्वायरमेंट डायग्नोसिस इज एन exercise attempt to identify the factor of causes in the environment that affect the functions of an organization। क्या करता है, यह एक प्रकार का डायग्नोसिस, निदान, किसी भी चीज का निदान करना, डायग्नोसिस करना, यानी ये एक एक्सरसाइज है जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनके कॉजेस क्या हैं, उनके कारण क्या हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, यही कहलाता है क्या, इन्वायरमेंटल डायग्नोसिस। एंड यूज सच आइडेंटिफिकेशन एज द केस फॉर डेवलपिंग प्लान्स और स्ट्रेटेजी टू रिमूव द मैक्सिमाइज द डायनामिज्म एंड एक्टिवनेस। ये क्या करता है, आप सिंपल लैंग्वेज में जानिए, क्या करता है, सच आइडेंटिफिकेशन एज द केस फॉर डेवलपिंग प्लान्स। ये क्या करता है, प्लान डेवलप करता है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करता है, प्लान डेवलप करता है और स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करता है, किसके लिए, इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए। और उसको जो भी इन्वायरमेंट एनालिसिस के थ्रू जो भी वीकनेस और थ्रेट्स हैं उनको दूर करने के लिए क्या करता है, प्लान स्ट्रेटेजी बनाता है, इसी को कहते हैं इन्वायरमेंटल डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम इससे क्वेश्चन क्या क्या राइज होते हैं, व्हाट इज मीन बाय इन्वायरमेंट एनालिसिस, एक्सप्लेन इन्वायरमेंट एनालिसिस किसे कहते हैं, डिफाइन स्वॉट एनालिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट एनालिसिस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।